तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज हम करने वाले हैं कुछ भारत के संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, यानी कि भारत के संविधान के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो सारे बच्चे बेटा क्लास के अंदर आ जाइए। आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपका कोई भी एग्जाम है, ये क्लास आपके सारे एग्जाम के लिए काम आएगी, क्योंकि अमेंडमेंट आर्टिकल्स ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं भाई जो आपके हर एग्जाम में आते हैं। तो बिना वेट करे सारे बच्चे बेटा क्लास के अंदर आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का, या ऐसा बोलिए कि महत्वपूर्ण संशोधन का। तो आइए, ये हमारी क्लास का रहेगा पहला पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। कहां पे? आपकी स्क्रीन पे। आइए भैया, कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो ये अमेंडमेंट की बात करी गई है, इन चारों में से कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट की बात करी गई है? आर्टिकल नंबर 368 में, भारत के संविधान के भाग नंबर 20 में। और हमने साउथ अफ्रीका से ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर या फीचर को बोरो किया है। कहां से बोरो किया है? हमने इसको साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। तो राइट आंसर इज ए। अगला आइए, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड 42वें अमेंडमेंट के द्वारा ऐड नहीं किया गया? यूजुअली पूछता है कि ऐड किया गया, ये पूछ रहा है कि ऐड नहीं किया गया, ये पूछ रहा है मुझसे। बताओ भैया कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा इसका। मैं कह रहा हूं कि भाई ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि इनमें से कौन सा वर्ड ऐड नहीं किया गया। इधर आइए, अगर मैं आपसे प्रियम्बल की बात करता हूं, इफ वी टॉक अबाउट प्रियम्बल, तो प्रियम्बल, पहली बात तो ये कि भैया नेहरू जी ने प्रियम्बल को पेश किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने यह पेश किया था संविधान सभा के सामने। प्रियम्बल एक नॉन एनफोर्सिएबल है, यानी कि यह गैर न्याय संगत है। क्या बेटा? यह गैर न्याय संगत है, इसको लेके आप न्यायपालिका नहीं जा सकते। अगर मैं इसके अलावा और बात जानने की ट्राई करूं प्रियम्बल के अंदर, तो इसको अमेंड किया जा सकता है। द आंसर इज यस, लेकिन आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया। क्या इसको अमेंड किया जा सकता है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। और इसको सिर्फ आज तक एक ही बार अमेंड किया गया है, जो किया गया है 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में, जहां पे 3 वर्ड ऐड करे गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। डिग्निटी नाम का वर्ड कोई ऐड नहीं किया गया। तो राइट आंसर इज सी। अगला नेक्स्ट, कह रहा है किस अमेंडमेंट के द्वारा भारत के लोगों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? कह रहा है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा भारत के लोगों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इधर आइए, अगर मैं आपसे फंडामेंटल ड्यूटी की बात करूं, आर्टिकल 51A भाग 4A, यह हमारे से फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। क्या आंसर होगा इसका? 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई। उसके बाद 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई। इन दोनों को मिलाकर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बन जाती है। इन दोनों को मिलाकर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बन जाती हैं। अगला ही, सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग इन चारों में से कौन से अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया? सिक्किम जो भारत का बेटा एक अभिन्न अंग है, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया? जैसे मानो कि ये इंडिया है, मानो कि ये इंडिया है, और मानो कि ये है सिक्किम। तो सिक्किम पहले भारत का भाग नहीं था, सिक्किम पहले भारत का भाग नहीं था, तो सिक्किम को भारत में ऐड किया गया, यानी कि न्यू एडमिशन है ना। क्या है बेटा? एक नया एडमिशन किया गया, न्यू एडमिशन ऑफ स्टेट। जब भी कोई नया एडमिशन होगा, बाहर से कोई इंडिया में आएगा, ये होगा आर्टिकल नंबर 2 में, ये होगा आर्टिकल नंबर 2 में।
सिक्किम को 36 अमेंडमेंट के द्वारा 1975 में ऐड किया गया। सिक्किम को 36 अमेंडमेंट के द्वारा 1975 में ऐड किया गया कि सिक्किम बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू दी 36 अमेंडमेंट। किस साल? 1975 में। और ये भारत का 22वें नंबर का स्टेट बना। ये भारत का 22वें नंबर का स्टेट बना। हेलो सर, आई एम सेलेक्टेड इन इंडियन आर्मी। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा बेटा। जरा बताना एक बार कि कौन सा एग्जाम देके आपका आर्मी के अंदर सिलेक्शन हुआ, हमारे स्टूडेंट्स को पता लगे, उनको मोटिवेशन मिले कि भैया कौन सा एग्जाम निकाला आपने आर्मी के अंदर सेलेक्ट होने के लिए। जरा बताइए बेटा एक बार। वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट। संविधान में अगर अमेंडमेंट करना हो तो अमेंडमेंट के प्रोसेस को कहां पर स्टार्ट करते हैं, यह क्वेश्चन है। संविधान में अगर अमेंडमेंट करना हो, कह रहे हैं कि अमेंडमेंट के प्रोसेस को कहां पर स्टार्ट कर सकते हैं, यह पूछ रहा है। हाँ जी, अग्निवीर के अंदर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा आपको, आपके पूरे परिवार को, बहुत ही बढ़िया। कह रहा है कि देखो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की बात करी गई है, भाग नंबर 20 में अमेंडमेंट की बात करी गई है, साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट को बोरो किया है, और साथ में अगर देखा जाए तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में अमेंडमेंट को कर सकते हो। तो राइट आंसर इज संसद के किसी भी सदन में, पार्लियामेंट के किसी भी सदन के अंदर हो जाएगा। भारतीय संविधान का 73वां अमेंडमेंट इन चारों में से किसकी बात करता है? 73वें नंबर के संशोधन में इन चारों में से किसकी बात करी गई है? 73वें नंबर के संशोधन में इन चारों में से किसकी बात करी गई है? पंचायती राज की। इधर आओ। 73वां नंबर का अमेंडमेंट किसकी बात करता है? सर पंचायत की बात करता है। पार्ट नंबर 9 की बात करता है, पंचायत की बात करता है, पार्ट नंबर 9 की बात करता है, स्केड्यूल नंबर 11 की बात करता है, स्केड्यूल नंबर 11 की बात करता है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक की बात करता है। यही अगर बात करो आपसे मैं 74वें अमेंडमेंट की, 74वां अमेंडमेंट नगर पालिका की बात करता है, साथ में पार्ट 9A की बात करता है, स्केड्यूल नंबर 12 की बात करता है, और 243P से लेकर 243Z G तक की बात करता है। 73वां अमेंडमेंट 1992, 74वां अमेंडमेंट 1992, दोनों ही 1992 में आए हैं, दोनों ही 1992 में आए हैं। ठीक है नहीं, ध्यान रखेंगे इसको, गलती नहीं करनी है वाली, गलती नहीं करेंगे ये वाली। अगला आइए, नेक्स्ट। अगला आइए, भारत में पहली बार इलेक्शन कब कराए गए, और भारत के अंदर बेटा पहली बार अमेंडमेंट कब कराया गया? देखो भैया ऐसा है, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस बाय साहिल मदान। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस बाय साहिल मदान। ठीक है नी, क्या आंसर है इसका? 1951 भारत के अंदर पहली बार चुनाव करवाया गया 1951 में, और पहली बार संशोधन भी करवाया गया 1951 में, और 1952 में लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण हुआ। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है? क्या कह रहा है ये? कह रहे निम्नलिखित में से कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है? विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी गुड। कैसा है ना कि 42वें अमेंडमेंट के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई, डीपीएसपी के अंदर चेंज किया गया, डीपीएसपी के अंदर चेंज किया गया, 7वें नंबर के स्केड्यूल में चेंज किया गया। तो इतने सारे चेंज करे गए, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। यहां पर एक दिया हुआ है 7वें नंबर का अमेंडमेंट। ये जो 7वें नंबर का अमेंडमेंट है आपका बेटा, जो ये 7वें नंबर का संशोधन है, ये कहता है पहली बात तो ये 1956 में हुआ,
यह कहता है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का एक सिंगल गवर्नर भी हो सकता है और दोनों का कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। सिंगल गवर्नर भी हो सकता है और कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, दो या दो से ज्यादा का। पहली चीज, 7वें अमेंडमेंट के अंदर पहली बार भारत में यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट लेके आए। इससे पहले भारत में कोई यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसी अमेंडमेंट के द्वारा भारत में केंद्र शासित प्रदेश का कॉन्सेप्ट लेके आए। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद 24वें नंबर का अमेंडमेंट, 24वें नंबर का संशोधन क्या कहता है? अगर तो राष्ट्रपति के पास संशोधन का कोई बिल आए, अगर तो राष्ट्रपति के पास अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ आर्टिकल 368 के अंदर का बिल अगर तो राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति को उसे पास करना पड़ेगा। ना तो राष्ट्रपति उसको फेल कर सकता है, ना अपने पास संभाल के रख सकता है और ना ही वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। उसको पास करना ही पड़ेगा। क्या बेटा? उसको पास करना ही पड़ेगा। यह बात अमेंडमेंट नंबर 24 में कही गई है। 44वें नंबर का अमेंडमेंट 1978, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया और इसको एक लीगल राइट बना दिया। कहां पे? आर्टिकल 300A में और पार्ट नंबर 12 में, भारत के संविधान के भाग नंबर 12 में और आर्टिकल 300A में ये संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करी जाती है। इसको फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में कन्वर्ट किया गया 44वें अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में। ठीक है जी, चलो वेरी गुड। अगला आइए नेक्स्ट, 93 नंबर का अमेंडमेंट इन चारों में से किसकी बात करता है? 93 नंबर का अमेंडमेंट इन चारों में से किसकी बात करेगा? एनी आइडिया? 93 नंबर का अमेंडमेंट बेटा बात करता है किसके बारे में? ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में, कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दी गई है प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बाय विच अमेंडमेंट पार्लियामेंट लोअर द वोटिंग एज, वोट देने का अधिकार आर्टिकल 326 में दिया गया। कह रहे कि पहले वोट देने की एज थी 21 साल, वोट देने की एज को 21 से कम करके कितना कर दिया? 18 कर दिया। कब किया? 61वें अमेंडमेंट के द्वारा 1988 में। लेकिन इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया 1989 में, लागू किया गया 1989 में। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मानता है? कह रहे कि जो हमारा ये राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, मतलब कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। पहला पॉइंट आर्टिकल 21A में ऐड किया गया। कब आया ये? 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में इसको क्या किया गया? इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 2009 में इस पर सिग्नेचर करे गए और 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया, इसको लागू किया गया। राइट आंसर इज 86th अमेंडमेंट। ये जो 86th अमेंडमेंट 2002 है, इसमें शिक्षा की बात करी गई है और शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट में भी ऐड किया गया और फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी ऐड किया गया। आर्टिकल 51A के 11वें नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो शिक्षा के मौलिक कर्तव्य की बात करती है, वो भी इसी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड करी गई है। ध्यान रखेंगे इसको। क्या करेंगे बेटा? ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए नेक्स्ट, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है? कौन से अमेंडमेंट में यह कहा गया
कि डीपीएसपी आर मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट। बाद में चेंज कर दिया, बाद में चेंज भी कर दिया, लेकिन कहा किसमें गया? राइट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। जरा एक बार यहां देखेंगे, 42वें अमेंडमेंट में कहा कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है, कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगले ही 2 साल के बाद पलट गए, कहता नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से कम है। तो 42 में कहा कि डीपीएसपी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट। उसके बाद 44 में कह दिया नो नो नो, फंडामेंटल राइट आर मोर इंपॉर्टेंट देन डीपीएसपी। इन्हें खुद ही क्लियरिटी नहीं है, तो हमारा क्या करेंगे? क्या बेटा? इन्हें खुद ही क्लियरिटी नहीं है। 1976 में इन चारों में से कौन से फीचर की बात 1976 में करी गई है? बताइए भैया। कह रहे हैं इन चारों में से कौन से फीचर की बात 1975 में करी गई है? 42वें अमेंडमेंट के 1976 में करी गई है। सिंपल है भैया, पढ़ चुके हो ऑलरेडी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज, एडमिशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, 7वें नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ, 7वें नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ, यूनियन टेरिटरीज, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263। अगला नेक्स्ट, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम एमपी और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है? कहता है कि मानो कोई व्यक्ति एमपी बना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, और एमपी बन के उसने अपनी पार्टी चेंज कर ली। क्या किया? एमपी बन के उसने अपनी पार्टी चेंज कर ली। पहले बीजेपी के अंदर था, फिर वो कांग्रेस के अंदर चला गया, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। यही बात करी गई है 52वें अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में, जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, यानी कि बेटा जो दल बदल, यानी कि बेटा जो दल बदल विरोध कानून की बात करता है, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद, अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज कर ले, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक लूपहोल भी है, अगर 2/3 मेंबर, अगर 2/3 मेंबर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो सदस्यता खत्म नहीं होती, तो सदस्यता खत्म नहीं होती। जो काम अभी राघव चड्ढा ने किया, अभी जो काम राघव चड्ढा ने किया, अगर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से बीजेपी अकेले जाता, तो उसकी राज्यसभा की सीट चली जाती। वो अपने साथ 6 लोगों को और लेके गया, टोटल 10 लोग थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के अंदर, वो 10 में से 7 को ले गया, 2/3 को ले गया, तो उन सबकी सदस्यता वैसे की वैसी रही, और वो पार्टी भी चेंज कर गए, और वो पार्टी भी चेंज कर गए। अगला ये नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में इनमें से कौन सी चीज है जिसको संशोधित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी अमेंडेड। हमारे भारत के संविधान में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आप भारत के संविधान को अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। आप भारत के संविधान को अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, यह बात कही गई है। वही चीज कहता है कि जैसे सवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, ये सारे भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर है। ये सारे बेटा भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर है। राइट आंसर इज डी। अगला ये संपत्ति के अधिकार को
फंडामेंटल राइट से कब हटाया गया, हम ये पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 44वें अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में डाल दिया, आर्टिकल 300A में और पार्ट नंबर 12 में, यानी कि भाग नंबर 12 में। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अमेंडमेंट जीएसटी की बात करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अमेंडमेंट जीएसटी की बात करता है? मेरे भाई, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आप सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, आप किसी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप ये क्लास देख सकते हो। ये क्लास सबके लिए, ये क्लास सबके लिए। तो क्या आंसर होगा इसका? 101 नंबर का अमेंडमेंट, 101 नंबर का अमेंडमेंट जिसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। 101 नंबर का अमेंडमेंट जहां पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है जी। कब किया गया? 2016 में। लेकिन 1 जुलाई 2017 में क्या किया गया भाई साहब? जीएसटी को लागू किया गया। क्या किया गया? जीएसटी को लागू किया गया। तो राइट आंसर इज ए। वेरी गुड। अगला आइए, कह रहा निम्नलिखित में से किसमें भारत में केवल विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है? अगर मैं इन चारों की बात करूं तो इन चारों में से किस केस में आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी? इन चारों में से बेटा किस पॉइंट पे आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी? अगर एक बार आपको क्लास देख के मजा आ रहा है तो मेरे भाई एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में हमारे चैनल को बेटा एक बार सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर दोनों काम कर सकते हो तो मजा आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपका नाम क्या है? मेरे भाई मेरा नाम है साहिल मदान। मेरे भाई मेरा नाम है साहिल मदान। मैं आपको एसएससी रेलवे के लिए मेजरली जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर पढ़ाता हूं। बेसिकली मोटा मोटा जीके जीएस और बाकी जीके जीएस का जो जो पार्ट होता है आपको वो पढ़ाता हूं मैं। ठीक है जी। चलो, क्या आंसर है इसका? देखो, कोई भी चीज अगर आर्टिकल 368 में आएगी तो उसको अमेंड करने के दो तरीके हैं, या तो 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी या फिर 2/3 की मेजोरिटी प्लस 50% राज्य की सरकार से अनुमति। तो सिंपल मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट, सिंपल मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आता ही नहीं है 368 में। ये जो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट है ये आर्टिकल नंबर 2 में आएगा, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। यहां पर भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यहां पर भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो स्टेट को ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट आर्टिकल 368 में नहीं आता। तो राइट आंसर इज डी। अगला आइए नेक्स्ट, कह रहा भैया किस अमेंडमेंट के द्वारा दल बदल विरोध कानून की बात करी गई, या किस अमेंडमेंट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करी गई, या एंटी डिफेक्शन प्रोविजन की बात करी गई? क्या लगता है क्या करेक्ट होगा? हम सर ये ऑलरेडी कर चुके हैं, हम इस क्लास में आज ही 2 बार ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि 52वें नंबर का अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन, 52वें नंबर का अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन। अगला आइए, कह रहा है कि आर्टिकल 21A कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? पहली बात तो यह कि आर्टिकल 21A शिक्षा के अधिकार की बात करता है। हम ये बात भी आज की क्लास में कवर कर चुके हैं कि सर 86 अमेंडमेंट के द्वारा एक तो 21A आर्टिकल जोड़ा गया और साथ में आर्टिकल 51A और के जोड़ा गया। 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी जो कहता है कि ये माता पिता का कर्तव्य है, कहता है कि ये माता पिता की ड्यूटी है कि वो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को, 6 से लेकर 14 साल के चाइल्ड को क्या करे भाई? उसको शिक्षा ग्रहण करवाएं। क्या करें? उसको शिक्षा ग्रहण करवाएं। ठीक है जी। चलो वेरी गुड। अगला आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है? अगर मैं इन चारों की बात करूं तो चारों में से किसको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए? डीपीएसपी को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। राइट आंसर इज ए।
अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 आयरलैंड से बोरो किया है। और भाग नंबर 4 क्या है? भाग नंबर 4। अगला ये नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन। संविधान का जो ये 73वां संशोधन है, संविधान का जो ये 73वां संशोधन है जो पंचायतों की बात करता है, कौन से स्केड्यूल में आएगा? 11वें नंबर के स्केड्यूल में आएगा। राइट आंसर इज 11th नंबर का स्केड्यूल। 10वें नंबर का स्केड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। 11वें नंबर का स्केड्यूल पंचायती राज की बात करता है। 12वें नंबर का स्केड्यूल नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटी की बात करता है। तो राइट आंसर इज बी। 1951 में जब पहली बार अमेंडमेंट किया गया, 1951 में जब भारत के अंदर पहली बार भारत के संविधान का पहली बार संशोधन किया गया, तो उसमें 9वें नंबर का स्केड्यूल, 9th नंबर का स्केड्यूल भारत के संविधान में ऐड किया गया। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत में 8 स्केड्यूल थे। इस समय भारत में 12 स्केड्यूल है। 9वें नंबर का स्केड्यूल पहले अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, जो कि बात करता है भूमि के सुधार के बारे में, एग्रेरियन रिफॉर्म्स के बारे में। तो राइट आंसर इज सी, जो बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, भूमि के सुधार के बारे में। राइट आंसर इज सी। वेरी गुड। अगला आइए भाई, दिल्ली एनसीआर कब बनाया? कह रहा है कि दिल्ली एनसीआर का दर्जा कब दिया गया? भाई एनसीआर जुड़ने के बाद दिल्ली का एरिया बढ़ गया ना, दिल्ली एनसीआर हो गया, है क्या नहीं? कह रहा है कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 69th अमेंडमेंट के द्वारा 1991 में दिल्ली को दिल्ली एनसीआर का दर्जा मिला। दिल्ली को मिली अपनी विधानसभा, दिल्ली को मिली अपनी विधानसभा, दिल्ली को मिला अपना मुख्यमंत्री, दिल्ली को मिली अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिल्ली को मिली अपनी मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। अगला नेक्स्ट। अब ये दिल्ली एनसीआर है, पूरा दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, साथ में अलवर को भी जोड़ दो, ये दिल्ली एनसीआर का एरिया है। अगला 79th नंबर का अमेंडमेंट इन चारों में से किसकी बात करता है? कह रहा है कि 79th नंबर का अमेंडमेंट इन चारों में से किसकी बात करता है? भैया जल्दी बताइए कि 79th नंबर का अमेंडमेंट इन चारों में से किसकी बात करेगा? सर एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात करेगा। क्या करेगा? एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात करेगा। ठीक है भाई साहब, तो आज हमने इसके 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप चाहते हो कि अमेंडमेंट का एक और पार्ट लाया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पार्ट 2। और अगर अच्छी लगी हो क्लास तो क्लास को बेटा एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे टॉपिक्स और करवाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो टॉपिक का नाम। आप टॉपिक का नाम बोलोगे, आपको मैं टॉपिक करवा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आने वाले एनटीपीसी में, आने वाले आपके सीजीएल सीएचएसएल में, हर जगह ये क्लासेस आपकी बहुत काम आएंगी। आप में से जो भी स्टूडेंट, चाहे वो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो यूनियन बजट आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकता है। क्योंकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो सारे बच्चे बेटा फटाफट से क्लास के अंदर आ जाइए। फिर हम आज हमारे इस क्लास के अंदर यूनियन बजट का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। तो आइए भाई साहब, लेट्स स्टार्ट दी क्लास। और ये रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन, बजट का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाउ मैनी न्यू नेशनल वाटरवेज हैव बीन प्रपोज्ड इन बजट? जो ये बजट 2026-27 लाया गया, इसमें कितने नेशनल वाटरवेज बनाने की बात करी गई?
ये जो बजट 2026-27 लाया गया, इसमें कितने नेशनल वाटरवेज बनाने की बात करी गई? वेरी गुड, राइट आंसर इज 20। यहां पर हमारा सी करेक्ट होगा, 20 वाटरवेज बनाने की बात करी। इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल शिपिंग को प्रमोट करने के लिए बजट के अंदर 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाने की बात करी गई अगले 5 सालों के अंदर। कितने सालों में? अगले 5 सालों के अंदर, यानी कि 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक मान के चलो कि 20 नए वाटरवेज बना देंगे। ठीक है जी, चलो। अच्छा, वाटरवेज का मेन काम क्या होता है? एक तो वाटरवेज से टूरिज्म प्रमोट होने के चांस होते हैं, और मेन जो वाटरवेज का काम है बेटा, वो है गुड्स को, किसको? गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाना। गुड्स को, वस्तुओं को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाना, ये इसका मेन काम है। अगला आइए, नेक्स्ट। व्हाट इज द एस्टिमेटेड पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर 2026-27? सर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगर सरकार कोई ऐसा खर्चा कर रही है जो लॉन्ग टर्म के लिए कर रही है, कोई स्कूल बनाए, कोई कॉलेज बनाए, कोई रोड बनाए, कोई ब्रिज बनाए, तो लॉन्ग टर्म के लिए बना रही है। तो जब सरकार कोई काम लॉन्ग टर्म के लिए करेगा बेटा, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बताया गया है? 12.2 लाख करोड़। कितना है? 12.2 लाख करोड़। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। ठीक है जी, वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। अब यहां पर ये क्या कर रहा है कि प्रपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर जो बजट आया था उसमें 11.2 लाख करोड़ था, उसमें 11.2 लाख करोड़ था। इस साल 2026 में इसको बढ़ा दिया गया, इसको 12.2 लाख करोड़ कर दिया, 12.2 लाख करोड़ कर दिया। समझ गए आप? ध्यान रखेंगे। देखो यहां पर भी लिखा हुआ है कि कोई रोड बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई स्कूल, हॉस्पिटल, मशीनरी सरकार ने लेके आनी है, तो ये सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है जी? है जी। आगे आइए जी। कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोजेक्टेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बजट 2026-27, कि आने वाले एक साल में सरकार कितना खर्च करेगी, यह पूछा गया। आने वाले एक साल में सरकार कितना खर्च करेगी, यह पूछा गया। तो टोटल है बेटा 53.5 लाख करोड़, कि सरकार 53.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार बैठी है इस साल के अंदर। किस साल में? 2026-27 में, 2026-27 में। अगला आइए, नेक्स्ट। टोटल एक्सपेंडिचर 53.5 लाख करोड़, फिस्कल डेफिसिट 4.3% ऑफ जीडीपी, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% ऑफ जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशो 55.6%। लास्ट ईयर कितना था? 49.6 लाख करोड़। सबसे ज्यादा पैसा कौन सी मिनिस्ट्री को मिला? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज्यादा पैसा मिला है, 7.85 लाख करोड़। तो ये जो डेटा है, इस डेटा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म बात। आपके एग्जाम में इस डेटा से क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म बात है बेटा, है ना? चलो, वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट। व्हाट इज द शी मार्ट सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप मार्ट को प्यार से कहा जाता है शी मार्ट। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज शी मार्ट, के शी मार्ट का मतलब क्या है? शी मार्ट का मतलब होता है कि ऐसी दुकानें जो महिलाओं के द्वारा खोली जाएंगी, महिलाओं के द्वारा चलाई जाएंगी, और जो सामान महिलाएं बना रही हैं वहां पर वो सामान बेचा जाएगा। तो बेसिकली आपने सुना होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोग मिलके ये दुकानें चलाएंगी, और यहां पर मेजर जो इन्वॉल्वमेंट रहेगी महिलाओं की रहेगी। तो इट इज गोइंग टू बी अ कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट, जो कि महिलाओं के द्वारा चलाया जाएगा, और महिलाओं के द्वारा सामान जो बनेगा वही यहां पर बिकेगा, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर काम करेंगे, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर काम करेंगे। अगला आइए।
शी मार्ट इज अ न्यू टाइप ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिटेल शॉप run and managed by women from self-help groups. These are small but impactful local stores where women can sell their own products such as homemade snacks, foods, खाने का सामान, जैसे आपका हो गया अचार बना के बेचे कोई, अचार बना के बेचे कोई, है ना भैया। चलो आगे आइए नेक्स्ट। कह रहे हैं कि बजट 2026-27 में मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी अपनाई गई है और कौन से सेक्टर को एक मेजर पुश दिया गया है भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। कौन कहां से है, कौन कहां से नहीं है, उससे बेटर है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है। जान पहचान होती रहेगी जिंदगी भर। एग्जाम में फेल हो गए ना तो कोई पूछेगा भी नहीं कि नाम क्या है तुम्हारा, तो पढ़ लो बैठ के, समझे। क्या आंसर है इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर रिसीव्ड मेजर पुश? राइट आंसर इज सेमीकंडक्टर्स। राइट आंसर इज बी सेमीकंडक्टर। हमारे भारत के इस बजट के अंदर बायो फार्मास्यूटिकल्स के लिए 10,000 करोड़ का बजट दिया। बायो फार्मा शक्ति प्रोग्राम स्कीम चलाई, यानी किन किन चीजों को मेजर पुश दिया गया है उनकी बात कर रहा हूं। सेमीकंडक्टर को पुश करने के लिए, सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ाने के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बढ़ाने के लिए ECMS नाम की स्कीम चलाई गई, उसकी फंडिंग बढ़ाई गई। 40,000 करोड़ रुपए दिए गए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को प्रमोट करने के लिए। रेयर अर्थ मैग्नेट, डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। केमिकल के लिए नए केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे, 3 नए केमिकल पार्क्स की बात करिए। कैपिटल गुड्स को प्रमोट करने के लिए फोकस ऑन टूल रूम्स, CIE इनिशिएटिव एंड कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। टेक्सटाइल को बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम चलाया गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी को पुश दिया गया। 7 कैटेगरी को, कितनों को? 7 कैटेगरी को पुश दिया गया बजट के अंदर, है ना भैया। चलो वेरी गुड। अगला आइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की बात करी गई है। इन चारों में से कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोले जाएंगे? इन चारों में से कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेद खोले जाएंगे? एनी आइडिया क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज 3। कितने? 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेद खोलने की बात चल रही है बजट के अंदर। बजट में ऑरेंज इकोनॉमी की बात करी गई और बजट में आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन की बात करी गई। तो 3 आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन खोलेंगे। लेकिन सर ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है क्रिएटिव इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है क्रिएटिव इकोनॉमी, कि यहां पे क्रिएटिव इकोनॉमी को लेके बात कर रहे हैं। द ऑरेंज इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इकोनॉमी refers to industries where ideas, creativity, cultural expression and technology are core source of value, not physical goods। जैसे AVGC जो इंडस्ट्री है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। ये जो आप कंप्यूटर में सारा काम करते हो ना, ये जो बेटा कंप्यूटर में आप सारा ये काम करते हो, ये कंटेंट वाला काम लेके, कंप्यूटर वाला काम लेके ऑरेंज इकोनॉमी उसको बोला गया। ठीक है जी। अगला आइए नेक्स्ट। खेलो इंडिया मिशन का इन चारों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ये पूछ रहा है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। बताइए जरा क्या आंसर होगा? क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन। भाई टैलेंट को डेवलप करना है, बिल्कुल करना है। कोचिंग को डेवलप करना है, बिल्कुल करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना है, बिल्कुल करना है। लेकिन स्पोर्ट्स फेडरेशन को प्राइवेटाइज करना है, नहीं करना। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। जैसे यहां बोल रहा है कि 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना भैया, ध्यान रखेंगे इसको भी। आगे आइए, तो इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट, कोचेस और स्पोर्ट्स स्टाफ का डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स में साइंस और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन,
प्लेटफॉर्म देना है लोगों को, स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ाना है जिससे कि कंपटीशन बढ़ सके, लीग में लोग पार्टिसिपेट करें, ट्रेनिंग और कंपटीशन को डेवलप करना है, नई नई तकनीकें लेके आनी है जिससे कि देश आगे बढ़ सके, है ना भैया। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, भारत विस्तार, ये क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट के अंदर पूछा गया और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर भी पूछा गया कि व्हाट इज भारत विस्तार। बजट में एक भारत विस्तार की बात करी गई, तो यह मुझसे पूछ रहा है कि भारत विस्तार का मतलब क्या है। एनी आंसर? पता किसी को क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा भारत विस्तार का मतलब है एक बहुभाषी एआई आधारित टूल जो भारत के फार्मर्स के लिए तैयार किया गया कि एक मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड टूल। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, नेक्स्ट नोवा क्वेश्चन, अगला आइए, बजट 2026-27 में फिस्कल डेफिसिट कितना डिसाइड किया गया? बजट 2026-27 में फिस्कल डेफिसिट कितना डिसाइड किया गया? 4.3% ऑफ जीडीपी, 4.3% ऑफ जीडीपी। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट 4.3% ऑफ जीडीपी, लास्ट ईयर 4.4 था। डेट टू जीडीपी रेशो 55.6%। इस डेट टू जीडीपी रेशो को 50% तक करने का टारगेट है मार्च 2031 तक, कि अभी तो 55.6% टारगेट रखा है इस बजट के लिए, लेकिन 2031 तक डेट टू जीडीपी रेशो को 50% कर देंगे। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि ऑप्शन प्रीमियम और एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस पर लगने वाला एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको पता होता है कि व्हाट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। एक तो होता है कि आपने स्टॉक खरीदा, आपने स्टॉक को रखा 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, प्राइस बढ़ गया, स्टॉक बेच दिया। ये तो नॉर्मल स्टॉक शेयर मार्केट का काम हो गया। कुछ लोग डेली, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे स्टॉक्स को खरीदते हैं, स्टॉक्स को बेचते हैं। ऑप्शंस एंड फ्यूचर कैटेगरी में काम करते हैं। किसमें? ऑप्शंस एंड फ्यूचर कैटेगरी में काम करते हैं। इसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो कितना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया है? 0.15%। 0.15% कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज अ लेवी चार्ज्ड ऑन एवरी बाय और सेल ट्रांजैक्शन इन द स्टॉक मार्केट इन द F&O सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। अगर आप कोई स्टॉक बेच रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, तो यू हैव टू पे अ टैक्स, अ फी टू गवर्नमेंट, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। उसको बढ़ाया गया है 0.15% से। अगला आइए, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को इन चारों में से किसके साथ लिंक किया गया? भाई, किसी को आपने रोजगार देना है, किसी को आपने रोजगार देना है। रोजगार का मतलब होता है कि इंसान को आपने सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो आदमी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। तो भैया, इन चारों में से समर्थ का मतलब होता है खुद पे डिपेंड होना। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का मेन उद्देश्य क्या है? इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का मेन उद्देश्य क्या है? सर, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का मेन उद्देश्य है भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को ग्रो करना, भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को ग्रो करना। तो राइट आंसर इज सी। ISM 2.0 कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 विल फोकस ऑन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, कहां पर? इंडिया में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल यूज्ड इन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, उन सबको इंडिया में डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए इस पूरे प्लान को दिए गए कि ISM 2.0 को 1000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जिससे कि भाई साहब चीजों को और बढ़िया किया जा सके।
नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते, रियल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं। क्या आंसर होगा इसका कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर दैट इज सी 10%, दैट इज सी 10%। नॉमिनल गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नॉमिनल जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all finished goods and services produced within a country's border in a specific period evaluated at current market price because it uses current price, it is not adjusted for inflation। कि महंगाई का यहां पर कोई चक्कर नहीं है, महंगाई को यहां पर चेक नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहां पे टोटल देख रहे हैं कि टोटल पैसा कितना बना, कि टोटल पैसा कितना बना। समझ गए आप? वेरी गुड। अगला आइए नेक्स्ट। अब जैसे यहां पे कुछ मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्रीज को कितना पैसा दिया गया यह बताया जा रहा है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1,40,000 करोड़, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 24,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 4,000 करोड़, केमिकल फर्टिलाइजर 1,77,000 करोड़, कम्युनिकेशन को 1,02,000 करोड़, जैसे कोऑपरेशन को 1,745 करोड़, कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2,39,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 7,84,000 करोड़। सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1,39,000 करोड़। तो यहां पर आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज को टोटल ये बजट दिया गया। अब ये क्या बोल रहा है, कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा पीएम सेतु स्कीम का उद्देश्य नहीं है। इन चारों में से कौन सा पीएम सेतु स्कीम का उद्देश्य नहीं है। अच्छा, पीएम सेतु स्कीम क्या है? पीएम सेतु स्कीम है कि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करो जिससे कि लोगों को नौकरी मिल पाए। अब स्किल देने की बात कहां से कर रहे हैं? स्किल देने की बात कर रहे हैं आईटीआई से। किससे? आईटीआई से, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लोगों को स्किल प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर की बात नहीं हो सकती। तो राइट आंसर इज डी। फ्लैगशिप प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज यानी कि पीएम सेतु, यानी कि पीएम सेतु स्कीम है जी। आइए अगला, आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि इन चारों में से डेडिकेटेड एक फ्राइट कॉरिडोर इन चारों में से कहां बनाया गया? कह रहे हैं इन चारों में से एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया है जो दो एरिया को जोड़ने का काम कर रहा है। कह रहा है कि ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कहां बनाया गया है, ये पूछ रहा है। सर ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया है दनकुनी से लेकर सूरत तक। कहां से? दनकुनी से लेकर सूरत तक। दनकुनी कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। सूरत कहां पे है? गुजरात में। अगला ही कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम में कोस्टल कार्गो अभी कितना है और कोस्टल कार्गो को कितने प्रतिशत तक ले जाने की बात करी जा रही है, यह क्वेश्चन है। कह रहे कितने से कितना कर देंगे कोस्टल कार्गो को, यह पूछ रहा है। कह रहे सर 6 से लेकर 12% कर देंगे। तो कोस्टल कार्गो अभी 6% है, 2047 तक उसको 12% करने का टारगेट है। अगला आइए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा पहला फाइनेंस मिनिस्टर जिसने संडे को बजट पेश किया? इस बार बजट संडे को पेश किया गया था। तो यहां पर यह पॉइंट आएगा कि पहली बार किसने संडे को पेश किया था? यशवंत सिन्हा जी ने। अच्छा, बजट को आज तक सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई जी ने 10 बार पेश किया है। अभी है निर्मला सीतारमण जी जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो बजट होता है ना, बजट इसका होता है आर्टिकल 112 जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। इसको लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई, निर्मला सीतारमण जी 9 बार। आगे आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
व्हाट इज द टोटल प्रपोज्ड डिफेंस एक्सपेंडिचर? भाई डिफेंस को इस बार बजट में सबसे ज्यादा पैसा मिला है, डिफेंस को इस बार बजट में सबसे ज्यादा पैसा मिला है। तो क्या आंसर है इसका? 7,84,000 करोड़। अगला आइए, एक होती है शासकीय स्कीम, SASCI, एक होती है शासकीय स्कीम SASCI। ये जो शासकीय स्कीम का क्या मतलब है? स्टेट में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, क्या बेटा, स्टेट में टूरिज्म को, पर्यटन को प्रमोट करने के लिए यह शासकीय स्कीम चलाई जा रही है। तो शासकीय स्कीम को कितना बजट दिया गया है? 1,50,000 करोड़ की शासकीय क्या है? स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेटा ये इनिशिएटिव है। डेवलप आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर, कि स्टेट में जो टूरिस्ट सेंटर है, स्टेट में जो आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर है, उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड के बनाने की बात करी जा रही है। तो तुम किसी भी स्टेट के टूरिज्म सेंटर को ग्लोबल के लेवल का तो बना दोगे, लेकिन जो ये लोग तंबाकू खा के थूकते हैं उन्हें कैसे रोकोगे? ये जो लोग हैं देश के, जो ये तंबाकू खाते रहते हैं और तंबाकू खा के कहीं भी थूक देते हैं, इन्हें कौन कंट्रोल करेगा? जब तक ये कंट्रोल नहीं होंगे ना, तब तक कोई सेंटर सुंटर नहीं बनना। सेंटर बन भी जाएगा, सरकार करोड़ों रुपए खर्च भी कर लेगी, करोड़ों रुपए पेट में खा भी जाएगी, लेकिन फिर वही सेम काम है, फिर वही सेम काम है ना भाई साहब? तो सरकार के साथ साथ जनता को भी सुधरने की जरूरत है। अगला आइए, नेक्स्ट, अगला आइए, नेक्स्ट। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तैयार किया गया है। भाई साहब इसमें अगर आपको सही बताऊं तो मैं बुलेट ट्रेन की बात नहीं करेगी बजट में। बजट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करी गई है, जो दिल्ली से वाराणसी बनाने की बात करी गई, दिल्ली से वाराणसी बनाने की बात करी गई है। डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाने की बात करी गई है, कि हम 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाएंगे। डेडिकेटेड केमिकल पार्क में इन चारों में से कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा? सर वहां पे प्लग एंड प्ले मॉडल यूज किया जाएगा, कि डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाएंगे, प्लग एंड प्ले मॉडल को यूज करेंगे। अगला आइए, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया, जिसका टारगेट ईयर था 2024। 2024 में टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो टारगेट ईयर को बढ़ा के 2028 कर दिया, कि 2028 तक करके दिखाएंगे। इसका टारगेट है कि प्रतिदिन 55 लीटर पानी, कि प्रतिदिन एवरीडे 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को प्रोवाइड करना। क्या बोल रहा है? प्रतिदिन 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को प्रोवाइड करना है। 2024 तक काम करना था, कर नहीं पाए, तो 2028 तक करके दिखाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा यह काम किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा यह काम किया जाता है। और इस बार बजट में 67,670 करोड़ रुपए इनको और दिए गए। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आइए। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम का टोटल बजट कितना दिया गया? क्या बोल रहा है ये? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज स्कीम का बजट कितना दिया गया है? 10,000 करोड़। कि हमारे आसपास जो कार्बन है, जो CO2 हो रहा है, CO2 एमिशन को कम करने के लिए यह काम किया जाएगा। जंगल वंगल काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं जंगल काटने में, कह रहे कि जंगल काट दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन कार्बन कैप्चर स्कीम में 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करो, है ना? चलो वेरी गुड। अगला आइए, VBG रामजी स्कीम को कितना पैसा दिया गया है? पहले थी मनरेगा, मनरेगा में थे 100 दिनों का काम देने का वादा, उसको चेंज करके VBG रामजी कर दिया। VBG रामजी में 125 दिनों के काम का वादा किया गया। कितना पैसे का बजट दिया इनको बेटा? 95,692 करोड़, 95,692 करोड़। अगला आइए, व्हाट इज बायोफार्मा शक्ति स्कीम? बायोफार्मा शक्ति स्कीम इन चारों में से किसके साथ जुड़ी हुई है? कितना सिंपल है,
भाई बायोफार्मा किसके साथ जुड़ेगा? बायोफार्मा के साथ जुड़ेगा। तो राइट आंसर इज बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में कितना दिया गया है? टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में कितना दिया गया है? 12.2 लाख करोड़, 12.2 लाख करोड़। अगला आइए, कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की बात करी कि बच्चे अब स्कूल से ही ठुमका मारना सीख कर निकले। बच्चे स्कूल से ही रील्स बनाना सीख कर निकले। हमारी सरकार इन रील्स को इंस्टाग्राम पे एक इकोनॉमी का पार्ट समझ बैठी है। अगर कल को इंस्टाग्राम और यूट्यूब बंद हो जाए, इन केस मान लेते हैं, तो हमारी इकोनॉमी को क्या खतरा है कि जो ये रील्स बनाने की बात चल रही है कंटेंट क्रिएटर वाली, ये खत्म हो जाएगी। सरकार ने बोला नहीं, हम इसको एज अ स्कीम प्रमोट करेंगे। तो सरकार ने इसके लिए कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की बात करी है स्कूल में। कितनी भैया? कि भैया स्कूल के अंदर 15,000 स्कूल में और 500 कॉलेजेस में, 15,000 स्कूल में और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी। चलो बेटा, आज तुम्हारा होमवर्क यह है कि तुम कच्चे बादाम पे नाच के दिखाओ कि कच्चा बादाम भैया कच्चा बादाम, है ना? वेरी गुड। आगे आइए, कह रहा है कि हमारा जो ये डेट टू जीडीपी रेशो है, हमारा जो ये डेट टू जीडीपी रेशो है, जो कि अभी 55.6% है, इस वाले बजट के लिए कह रहा है कि इसका टारगेट रखा गया है 50%। तो ये 50% का टारगेट इन चारों में से कब तक अचीव करना है? 2031 तक। क्या बेटा? 2031 तक, है ना? चलो आगे आइए, हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है मल्टीपल स्टेटमेंट का। कह रहा है इनमें से कौन सा कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजट 2026-27, कि कौन सा भैया यहां पे हमें गलत दिया हुआ है, कौन सा यहां पर हमें सही दिया हुआ है। करेक्ट स्टेटमेंट सर्च करनी है। इधर आओ, कह रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट 2.5% का होगा, गलत दिया हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% का दिया हुआ है। अगर थर्ड गलत है तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। राइट आंसर इज ए 1 एंड 2। जब भी मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए, आप उसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे। राइट आंसर इज ए। अगला आइए नेक्स्ट। भाई कितना फिस्कल डेफिसिट की बात करी गई है? कह रहे कि बजट 2026-27 में कितना राजकोषीय घाटा एस्टिमेट किया गया है? राइट आंसर इज 4.3% ऑफ जीडीपी, 4.3% ऑफ जीडीपी। जिन बच्चों का अभी आरआरबी, एनटीपीसी या एसएससी का एग्जाम है, हमने उन बच्चों के लिए 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार करी है। 1000 क्वेश्चन जीके की पीडीएफ तैयार करी है, 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार करी है मैथमेटिक्स की, 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार करी है किसकी? रीजनिंग की। तो टोटल 3000 एमसीक्यूज की पीडीएफ तैयार करी गई है, जो आपको मिल रही है सिर्फ ₹1 में, जो आपको मिल जाएगा सिर्फ ₹1 में। हमने बच्चों के लिए एक ये पर्टिकुलरली फॉर आरआरबी एनटीपीसी यूजी के लिए एक संजीवनी 2.0 बैच लॉन्च किया। इस संजीवनी 2.0 बैच के अंदर आपको 3000 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलती है, साथ में आपको 20 अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के लाइव मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो 2000 क्वेश्चन ये भी हो गए, तो टोटल 5000 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सिर्फ ₹1 के अंदर। कितने के अंदर? सिर्फ ₹1 के अंदर। और जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपके रेलवे के अंदर भी काम आएंगे और ये क्वेश्चन बेटा आपके एसएससी के अंदर भी काम आएंगे। जो बच्चा ये 5000 क्वेश्चन सोल्व करके चला जाएगा, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या किसी और एग्जाम हो, आपको मजा आएगा। इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है जी। तो आपको ये संजीवनी बैच में एनरोलमेंट करना है सिर्फ ₹1 देके। और सर एनरोलमेंट कैसे होगा? आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे ये संजीवनी बैच का लिंक दिया हुआ है। आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे ये संजीवनी बैच का लिंक दिया हुआ है। ये लिखा कि आरआरबी एनटीपीसी संजीवनी बैच, इसके लिंक पर क्लिक करना, यह आपको डायरेक्टली संजीवनी बैच पर लेके जाएगा।
आप जैसे ही यहां पहुंचो आपके सामने आ जाएगा कि आपको क्या क्या मिल रहा है। कि देखो आपको यहां पे क्या क्या मिल रहा है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, यूजी के मेमोरी बेस्ड टेस्ट मिल रहे हैं। आपको जो देखना है ये सब्जेक्ट वाइज 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ, यहां पे आपको तीनों सब्जेक्ट की 1000 पीडीएफ दी गई है। 1500 मैथ के क्वेश्चन की पीडीएफ है, रेलवे के मॉक टेस्ट की पीडीएफ है, रीजनिंग के 500 और है। कुल मिला के ना इस संजीवनी बैच में 8000 एमसीक्यूज हैं। सोल्व करते करते थक जाओगे, खत्म नहीं होंगे सिर्फ ₹1 में। कैसे? यहां पर दिया होगा स्टार्ट 2 डेज ट्रायल, यहां पे क्लिक नहीं करना, व्यू ऑल प्लान पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू ऑल प्लान पे क्लिक करोगे यहां पर लेके जाएगा, अप्लाई कूपन में क्लिक करना, डिस्काउंट कोड लगाना AVS। अगर डिस्काउंट कोड नहीं लगाया तो नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूं, है ना। तो क्या कह रहा है मेरे को ये मुझे कह रहा है कि सर ऐसा है, इसमें आपने डिस्काउंट कोड क्या लगाना बेटा, आपने यहां पे डिस्काउंट कोड लगाना है AVS। जैसे आप AVS कोड लगाओगे यहां लिखा हुआ आएगा कि यस कूपन इज अप्लाइड, फिर आपने स्टार्ट 2 डेज ट्रायल पे क्लिक करना है और आपको 2 दिन का मिल जाएगा ₹1 में सुपर पास लाइव का ट्रायल। उसके बाद आपने सारी चीजें डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने जो जो पीडीएफ आपको चाहिए आपने वो सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, जैसे ही बेटा आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे अपने फोन में सेव कर लो। अगर आगे बढ़ना है तो वेरी गुड, अगर आगे नहीं बढ़ना तो 24 घंटे से पहले पहले ऑटो पे कैंसिल कर दो। 24 घंटे से पहले पहले ऑटो पे कैंसिल कर देना, नहीं तो आपके ₹529 कट जाएंगे। क्योंकि आपको ट्रायल मिलेगा 2 दिन का, लेकिन 24 घंटे के बाद ऑटो पे कैंसिल करोगे तो फायदा नहीं है। 24 घंटे से पहले आपने ऑटो पे कैंसिल करना है और आपको ₹1 दे के ये AVS कोड लगाओगे तो आपको 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई साहब, तो आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको मैं इस क्लास के अंदर और कौन कौन से टॉपिक्स कराऊं। आप जो चाहोगे मैं करा दूंगा। जय हिंद, बाय बाय।